वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए। और हाँ, कल एक पीडीएफ शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो कितने स्टूडेंट ने प्रिंट आउट करवाया है? अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया है तो आप यस कर दीजिए, और जिन स्टूडेंट को मिला नहीं है आप नो कर दीजिए। मिला नहीं, मिल गया फिर भी नहीं करवाया तो फिर बात अलग है ना। ठीक है, कमेंट में बता दो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल का पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के रखा है। सर क्लियर है, राधे राधे सबको। यस, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रिंट आउट करवाया होगा, और जितने टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाते हैं आप टिक मार्क करते जाना। ठीक है, वैसे मैं आपको समय समय पर उस पीडीएफ के साथ बताता रहूंगा कि कैसे क्या फिल करना है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं नो, हो सकता है कि उन्होंने प्रिंट आउट नहीं करवाया, हो सकता है कुछ लोगों के पास पीडीएफ नहीं हो। तो अगर पीडीएफ नहीं है आप, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और वो पीडीएफ जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना मेरी रिक्वायरमेंट, बिना मेरी जरूरत के आप खुद ही हर टॉपिक का एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा वो टॉपिक कैसा है। अभी तक हम क्या करते थे, पेजों को पलटते थे कि पेरिफेरल में कितने नंबर आए। आपके वो था ना, एक क्लिक पर सारी चीजें नहीं थी। इस पीडीएफ की मदद से वो सारी चीजें आपके ऑन क्लिक होंगी। जैसे आप तुरंत मैं पूछूं कि नंबर सिस्टम में आपके क्विज में कितने नंबर आए, तो आपको नंबर सिस्टम का पेज नहीं पलटना पड़ेगा, आप सीधा इस पीडीएफ को उठाओगे और सीधा देख के बता दोगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, जरूरी है भाई, प्रिंट आउट बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई निकलवा लेना, निकलवा ले, क्योंकि काला चिट्ठा आपका वहीं से तैयार होगा। तो जरूरी है, हमारी जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसकी सारी चीजें हमारे पास एक क्लिक में होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं टॉपिक की। अब हम बात करते हैं टॉपिक की कि टॉपिक क्या है, कौन सा चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रिसेंटली जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम मेमोरी है। कल हम मेमोरी के बारे में पढ़ चुके थे, और मेमोरी के लिए कल हमने दो फिगर को समझा था। टोटल तीन फिगर होते हैं, तीसरा फिगर आ जाएगा, लेकिन कल दो फिगर में हमने मेमोरी का क्लासिफिकेशन, दूसरा मेमोरी की स्पीड और कैपेसिटी को बेस बनाते हुए समझा था। यानी मेमोरी का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, डेफिनेशन आपके लिए आसान है और समझते भी हैं आप लोग। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की हमारी मेमोरी थी। और प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की डेफिनेशन के बेसिस पर हमने प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, टेम्पररी और वॉलेटाइल मेमोरी बोला था। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है सर? वॉलेटाइल का मतलब था कि जब तक पावर जाएगी, यानी पावर हमारी सप्लाई होगी कंप्यूटर में, तब तक वो डेटा को रिटेन करेगी। जैसी पावर का डेटा इरेज हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई होने तक ही डेटा रहता है, वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देते थे। प्राइमरी मेमोरी के अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप हमें मिले थे, रैम मिला था और रोम मिला था। रोम इस प्राइमरी में अपवाद था। क्यों? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैंने रोम को अपवाद क्यों माना था। बाकी मैं रैम के बारे में बताता हूँ, आप लोग रोम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो रैम के हमने टाइप दो देखे थे, एक एस रैम था, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक था, और हमारा डी रैम था, डी स्टैंड फॉर डायनेमिक था। एस रैम की क्वालिटी ये थी कि एस रैम फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी थी। इसी रीजन की वजह से उसको बार बार रिफ्रेश करने की हमें जरूरत नहीं होती, और हाईली मतलब ज्यादा समय तक डेटा को रखती है अपने पास।
मैंने हाईली वॉलेटाइल आपसे पूछा था, वहां पर आपकी डी रैम आती है। डी रैम में क्या होता है, कैपेसिटर से बनी होती है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, सस्ती है, स्पीड भी स्लो होती है। इन दोनों को समराइज करके इन दोनों का बीच का मॉडल लेके आते हैं एसडी रैम, जिसे सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसकी स्पीड डी रैम से तो ज्यादा एस रैम से कम होती है, और आजकल जो हम यूज करते हैं डीडीआर, डबल डेटा रेट वाले, ये हमारी एसडी रैम के ही टाइप होते हैं। बाकी अगर हम बात करें, एक भी और देखी थी एनवी रैम। एनवी रैम को हमने नॉन वोलेटाइल बोला था, जो कि हमारे नेटवर्किंग डिवाइस में यूज होने वाली मेमोरी है। आप लोग बता रहे हैं सर रोम नॉन वोलेटाइल है, बिल्कुल सही। जिन्होंने रोम को नॉन वोलेटाइल बोला है, उनको कंफर्म है कि हम रोम को अपवाद क्यों मानते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, जबकि प्राइमरी मेमोरी का टाइप ही रोम होता है, और रोम नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए उसे अपवाद माना जाता है। रोम के टाइप हमने देखे थे पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। यहाँ पर रोम को तो हम समझते हैं रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें क्या है, डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसका संबंध हमारे मदरबोर्ड से था, और बायोस फर्मवेयर को भी इसी में एम्बेड किया जाता है। क्लियर। अब हमें क्या करना, रोम के टाइप में उनकी टर्म को समझना था। जैसे पी रोम में सिर्फ पी को समझना है, ईपी रोम में ई को समझना, और डबल ईपी में सिंगल ई को समझना है। जैसे पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली में, यानी प्रोग्राम होने के बाद अगर कोई एरर हुआ तो इरेज नहीं कर पाएंगे आप, वो प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी था। वहीं ईपी रोम की बात करें तो ई का मतलब था आप इरेज कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा रेज की मदद से, पराबैंगनी किरणों की मदद से। नेक्स्ट था डबल ईपी। डबल ईपी में पहला जो ई था वो इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वहां पर डेटा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से हम इरेज कर सकते थे, फ्लैश मेमोरी के हमने सिमिलर रखा था इसे। बाकी अगर सेकेंडरी मेमोरी में जाएं, तो जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी को डिफाइन किया, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी को हमने एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, परमानेंटली मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी को के नाम से डिफाइन किया था। तीन बेसिस पर हमने इसे टाइप में डिफाइन, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। अगर हम ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में हमने सीडी, डीवीडी और बीडी, जिसे हम वीआरडी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो बीडी बोलोगे या वीआरडी बोलोगे, दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन बीडी ज्यादा प्रायोरिटी रखना, बीआरडी मत रखना, बीडी को ज्यादा देना, ठीक है। चलिए सीडी की बात करें तो सीडी की क्वालिटी ये थी कि इसमें डेटा और ऑडियो, सिर्फ यही डेटा स्टोर होता है। कैपेसिटी 700 MB के बराबर थी। फुल फॉर्म आपको पता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी की क्वालिटी ये थी कि इसमें वीडियो डेटा के साथ नॉर्मल हमारा जो डेटा होता है, इमेज, ऑडियो, ये सारा डेटा स्टोर होता है। लेकिन क्वालिटी ये थी कि इसकी कैपेसिटी जीबी में चली जाती। 4.7 कॉमन यूज वाली थी। फिर हमने सिंगल साइड डुअल लेयर, डुअल साइड सिंगल लेयर, डुअल साइड डुअल लेयर को हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर कैपेसिटी के आधार पर देखा था। आगे गए तो हमें बीडी मिला था, जिसे हम ब्लू रे डिस्क कहते हैं। इसमें डेटा को रीड करने के लिए ब्लू रे का यूज किया जाता है, ब्लू रेज का, इसीलिए से ब्लू रे डिस्क बोला जाता है। क्या इसका यूज था कि एचडी डेटा अगर हमें स्टोर करना है तब हम बीडी का यूज करते हैं। और कैपेसिटी बेसिस पर देखें तो हमने दो पढ़ी थी, सिंगल लेयर जो 25 GB की थी, डुअल लेयर हमारी 50 GB की थी। ये ऑप्टिकल डिस्क। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉमन बेसिस पर यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मैग्नेटिक मैकेनिज्म पर काम करती, कौन सी ऑप्टिकल है। तो ऑप्टिकल में तीन कॉमन बेसिस पर है, सीडी, डीवीडी और हमारी बीडी। मैग्नेटिक में हमने दो पढ़ी थी, एफडीडी और एचडीडी। एफडीडी का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव था, और एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हमारा डिस्क हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव था, ठीक है ना। चलिए, तो फ्लॉपी डिस्क में हमने देखा था, बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क मतलब बहुत कम बेसिस पुरानी हम यूज करते थे। इसमें प्लेट, सेक्टर और हमने ट्रैक को समझा था, इनर और आउटर को भी समझा था। यही कॉमन था हमारे किसके लिए, हार्ड डिस्क के लिए। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है जैसा कि हमारे फ्लॉपी डिस्क में होता है, लेकिन हार्ड डिस्क को पढ़ा तो फ्लैश मेमोरी के साथ हमने एसएसडी के साथ चले गए थे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें हमारे पास डिफरेंस वे में देखी थी। जैसे हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये आईसी से मिलकर बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट से। इसका जो स्पीड है, स्टोरेज कैपेसिटी तो लगभग कॉमन ही है, लेकिन महंगी है, काफी महंगी होती है एसएसडी। क्वालिटी डिफरेंस के साथ भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हम आगे गए, तो आगे जाने पर हमने फ्लैश मेमोरी में
मेमोरी कार्ड को भी देखा, यूएसबी ड्राइव को भी देखा और बाकी सुपर कार्ड, एलएस 24 इन सारी डिवाइसेस को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड दोनों को समझा था कि मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए कार्ड रीडर की जरूरत होती है, जबकि एसडी कार्ड में हम कार्ड रीडर की जरूरत नहीं होती। मेमोरी कार्ड को जनरल हम मोबाइल में यूज करते हैं, जबकि एसडी कार्ड का कॉमन यूज हमारी कैमरा और मोबाइल दोनों में यूज होता है। लैपटॉप में भी हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद होगी कि सीडी, डीवीडी और बीडी के साथ मैंने 4 टर्म आपको पढ़ाए थे। आर पढ़ाया था, रोम, रैम और आरडब्ल्यू। आर का मतलब क्या था सर? आर का मतलब था रिकॉर्ड वंस टाइम और रोम का मतलब था रीड ओनली। आरडब्ल्यू का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरडब्ल्यू का मतलब क्या था। तो इतना था। बाकी हमने कैश मेमोरी भी देखा, क्योंकि ये पहले फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे फिगर में हमने सीपीयू को बेस बनाते हुए स्पीड और कैपेसिटी की बात की थी। सीपीयू से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे स्पीड कम होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। नजदीक आएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी। रजिस्टर्ड हमारे सीपीयू के सबसे पास में था, उसके पास कैश था, उसके बाद मेन और फिर सेकेंडरी मेमोरी था। स्पीड की बात करें, सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर्ड की, फिर कैश की, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी की आती। कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी हमारी सेकेंडरी, फिर मेन, फिर कैश और उसके बाद रजिस्टर्ड, जो कि सिंगल बिट स्टोरेज। हमने कैश के 3 लेवल पढ़े थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तीनों को बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे मैंने आपको समझाया था। बाकी मेमोरी को एक्सेस करने के भी हमने 2 टाइप देखे थे, सैम देखा था, रैम देखा था, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा मैग्नेट टैब, जो कि कैसेट के फॉर्म कैसेट के नाम से हम जानते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टैब जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती है वो हाईली मतलब स्टोरेज कैपेसिटी वाली मेमोरी है और बैकअप के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमने मैग्नेटिक टैब की कितना स्टोरेज कैपेसिटी पढ़ा था क्विकली। टीबी में पढ़ा था, लेकिन आपको आपको मैं कमेंट सॉरी आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि आपने मैग्नेटिक टैब को कितने टीबी का साइज में देखा था। जी बता दीजिए। हाँ, रीराइटेबल होती, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज क्या है सर? आज हम मेमोरी यूनिट और मेमोरी के कुछ टर्म्स की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे तो मेमोरी के जितना मैंने कल पढ़ाया उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कभी-कभी मेमोरी यूनिट और मेमोरी के कुछ टर्म आते हैं जो परेशान करते हैं। लेकिन टर्म का 2 बेस पर क्वेश्चन आते हैं। पहला, वो टर्म हमारे क्वेश्चन एलिमिनेशन में मदद करते हैं कि वो मेमोरी में आते हैं कि नहीं आते। दूसरा, उनकी फीचर्स और डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम में लिख रखा है, लेकिन हिंदी में समझाऊंगा, उसी को आप अपनी नोटबुक में लिखना। आपने आज के हेडिंग और टाइटल तो डाल ही लिया होगा। मेमोरी यूनिट और उसके टर्म की हम बात करेंगे। यस, 185 टीबी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। चलिए याद रखना कि जब बैकअप की बात आए तब टैब को लगाना, मैग्नेटिक टैब को। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर हमें मेमोरी यूनिट को पढ़ना है। अब मेमोरी यूनिट में भी 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मेमोरी यूनिट का जनरल जो डिस्कशन है उस पर क्वेश्चन आता है, दूसरा हमारे कन्वर्जन पर आता है। लेकिन कन्वर्जन पर बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मेमोरी यूनिट पर। तो मेमोरी यूनिट का जो मतलब साइज है, अगर वो पता है और स्टोरेज पता है, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर जाओगे। लेकिन क्या करना है आपको, जो मैं बता रहा हूं उसे आप अपनी नोटबुक में साथ ही साथ बना लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला क्या है, मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी यूनिट लिखो, ऊपर पे बिट लिखो। बिट के आगे क्या लिखोगे? 01। उसके बाद नीचे लिखो निबल। निबल के आगे क्या लिखोगे? 4 बिट्स। कैसे लिखना है मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ, लिख लीजिए। ऊपर मेमोरी यूनिट तो आप लोगों ने लिख ही लिया है, मेमोरी यूनिट, ये हेडिंग डाल ली होगी मेमोरी यूनिट। आप यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो बिट। बिट के आगे लिखो 01। क्या लिखो? 01। अब फिर दूसरे पॉइंट पे लिखो निबल। क्या लिखो? निबल। निबल के आगे लिखो 4 बिट्स। ऐसे लिखो। बाकी आपके पास ये पीडीएफ है, आप पीडीएफ से एब्रिविएशन एब्रिविएशन को बाद में लिख लेना, अभी जरूरत नहीं है। निबल के बाद अगर हम बाइट करें तो फिर क्या लिखोगे? वाइट लिखोगे। वाइट के आगे क्या लिखोगे? 8 बिट्स। ऐसे लिखो आप, बिल्कुल सेपरेट में। आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की,
मैं अब एक बार लिखते जाइए, जो आपको टेबल में दिख रहा है ना, उस टेबल को देखते लिखते जाइए, ठीक है ना। फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख रहे होंगे। जैसे आपने लिखा, विट लिखा, विट के आगे डैश किया, 01 किया, ठीक है ना। निबल, निबल के आगे लिखा, निबल के आगे क्या लिखा है सर, 4 बिट्स, 4 बिट्स लिखा है। अब इस 4 बिट्स को, ठीक है, अगर मैं वाइट की बात करूं, वाइट के आगे क्या लिखा है आपने सर, 8 बिट्स लिखा, 8 बिट। और एक किलो बाइट, जिसे मैं केबी भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, केबी। केबी को मैंने क्या लिखा सर, 1024। यहीं से काम हो गया स्टार्ट, 1024। बस इतना समझिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, पहले इतना समझते हैं। देखो, 4 को, ये 4 बिट्स लिखा है, इस 4 बिट को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, कोई परेशानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 मतलब 4 ही होता है। इसके अलावा अगर मैं इसे थोड़ा और मोल्ड करूं, तो इसे आप 1/2, क्या 1/2 वाइट लिख सकते हैं, यानी आधा वाइट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक वाइट बराबर 8 बिट्स हैं और एक निबल बराबर 4 है, तो यानी आधा बाइट बोल सकते हो, यस या नो, कमेंट में बताओ। यानी क्या निबल को हम आधा बाइट बोल सकते हैं, यस या नो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और इस वाइट को मैं 2 की पावर 3 भी बोल सकता हूं, 2 की पावर 3 बिट्स भी बोल सकता हूं, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, कोई इशू नहीं होना, क्योंकि 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं कि 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख दूं, तो कोई परेशानी, आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, समझ में आया। अब केबी से बड़ा, ये टेबल आपने पढ़ी होगी, एक बार मैं टेबल को पहले प्रोनाउंस कर देता हूं, उसके बाद मैं लिखने का तरीका बताता हूं। देखो, वाइट लिख लिया, नेवल लिखा, सॉरी विट लिखा, नेवल, वाइट, क्लोवाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेठा, योटा, वोरेंटो एंड जिप्टोवाइट, ये हमारे मेमोरी यूनिट के नाम है, जिनसे हम मेमोरी का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म में, जैसे केबी, क्लोबाइट को हम केबी कहते हैं, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी, टेराबाइट को टीबी, पेटाबाइट को पीबी, एक्साबाइट को हम ईबी, जेटाबाइट को जेडबी और योटोबाइट को हम मतलब वाईबी और वारंटो को हम बीबी कहते हैं। क्लियर? जिपोबाइट का कोई अब्रिविएशन नहीं है, क्योंकि जीपी हमारा ऑलरेडी हमारा जीबी गीगा में लिखा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जैसे अगर मैं जीबी की बात करूं, गीगाबाइट की बात करूं, तो 1024 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर एमबी क्यों आया, एमबी क्यों आया? देखो क्या करना है कि कोई भी में अगर वाइट से ऊपर जैसे ही जाएंगे, वाइट से ऊपर जैसे जैसे केबी आया, तो केबी से छोटा क्या है सर, वाइट है, तो 1024 लगाओ, वाइट लगा दो, यानी छोटा यूनिट लगाओ। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका जैसे पेटाबाइट लिखना है, तो पेटा से छोटा क्या होता है, टीबी, तो पेटाबाइट का क्या हो जाएगा कि एक पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी हो जाएगा। क्या इस बात को भी आप मानते हैं? क्या इस बात को भी मानते, नहीं मानते तो अभी मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। जैसे केवी से बड़ा क्या है सर, केवी से बड़ा एमबी लिखा था, मेगाबाइट, जिसे मैं 1024 लिखो, 1024 सबके पास, जैसे जीबी, केवी, एमबी के बाद जीबी आता, तो जीबी के बाद यहाँ पर भी 1024 डाल दो, सबके पास 1024 लिख दो। जीबी के बाद हमारे पास टीबी है, 1024 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी, 1024 सबके साथ आएगा, बाइट से जैसे ही ऊपर बढ़ोगे, ठीक है। अब इनके 1024 के आगे क्या आएगा उसे समझ लो, क्योंकि यही खेल है मेन समझने का। आगे क्या आएगा, जैसे टीबी से छोटा क्या है सर, टीबी से छोटा जीबी है, तो टीबी 1024 हमारा यहाँ पर जीबी आ जाएगा। अब जीबी से छोटा क्या है, एमबी, तो यहाँ पर एमबी आ जाएगा। अब यहाँ पे एमबी से छोटा क्या है, केबी, तो यहाँ पर केबी आ जाएगा। इसीलिए इनको 10 मतलब 1024 को आप 2 की पावर 10 केबी लिख सकते हैं, कोई इशू। इसी प्रकार 2 की पावर 10 एमबी भी लिख सकते हैं हम इसे, और इसे 2 की पावर 10 जीबी लिख सकते हैं। इसमें
डाउट और संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 10 लिखो या फिर 1024 लिखो, बात बराबर है। इसमें ज्यादा डाउट नहीं है कि यहाँ तक बहुत बेसिक सा है। सबसे इंपॉर्टेंट है विट, विट से बड़ा नेबल, फिर वाइट, फिर क्लोबाइट, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा। अगर ऐसे पता है ना आपको, फिर आप कोई भी कन्वर्जन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीबी लिखा है तो टीबी से छोटा जीबी होता है, और 1024 हमें लगाना है सबके साथ में, बस काम हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बेसिस पर बताना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा बेसिस पर इस 1000, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एमबी बराबर 1024 है, अगर इसे मैं अप्रोक्स मानू, तो क्या मैं इसे 1000 लिख सकता हूँ? अब 1024 को आप अप्रोक्स में 1000 तो मान सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं होगा ना? कोई इश्यू होगा आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इस जीबी को भी आप लगभग बेस पर 1000 मतलब 1000 लिख सकते हैं एमबी। इसी प्रकार आप एक लगभग इसे भी 1000 लिख सकते हैं। तो जब 1000 लिखा है तो ये 10 की पावर में, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा केबी में, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा एमबी में, और ये 10 की पावर हमारा 3 हो जाएगा जीबी में। इसी प्रकार यहाँ इसको भी हम 10 की पावर 3 बाइट लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं 1024 को 1000 मान लो तो 10 की पावर 3 लिखने में हमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू बोली, लेकिन होता 1024 है। अब ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा। अब एक बार अगर इतना समझ में आ गया है तो कंफर्म कर दो कि सर इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, हम आराम से बता देंगे कि 1 एमबी बराबर, एमबी से छोटा क्या होता है केबी, तो एमबी बराबर 1024 केबी आएगा। अगर मैं पूछूं 1 टीबी बराबर, टीबी से छोटा क्या है जीबी, तो 1024 जीबी आएगा। यानी छोटा बड़ा आप बता सकते हैं, यानी छोटे बड़े के लिए हमें इस टेबल की मदद में लेनी होगी। यानी पहले बिट, नेवल, वाइट, क्लोबाइट, मेगा, गीगा, टेरा, अगर ऐसे कर लेती हैं तो आप छोटा बड़ा बता सकती हो, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेमोरी को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो मेमोरी यूनिट का जो बेसिक सा क्वेश्चन है, जो सबसे कॉमन बेस पर पूछा जाता है, वो आपका क्लियर हो गया है, वो आपका क्लियर हो गया। अगर आपका इतना क्लियर है, अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे हम मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन समझते हैं। सर ये कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब है कि अगर कोई मेमोरी जीबी में है तो उसे बिट में कैसे लिखेंगे, वो हमें समझना है। तो उसके लिए जितना हमने अभी पढ़ा है ना, उसको और डिटेल करते हैं, जिससे हमें मेमोरी यूनिट का पूरा कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना यहाँ पर सारी चीजें, आपको अपने आप समझ में आ जाए, कोई इशू नहीं है। देखो 1 बाइट बराबर अभी हमने देखा था 8 बिट्स होता है, जिसे हम 2 की पावर 3 बिट्स लिख सकते हैं। अभी ये चीज हम कॉमन है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, हमने तो इसको निबल में भी देखा था, इसे हम 2 निबल भी लिख सकते हैं, 2 निबल भी लिख सकते हैं 1 बाइट को। ध्यान रखना इस चीज को, 2 निबल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 निबल बराबर 4 होता है, तो 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये कॉमन बेस होता है, कॉमन सेंस होता है, आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइट से बड़ा केबी होता है, तो केबी बराबर हमने 1024 लगाया, और ये केबी से छोटा बाइट होता है, मैंने वही लगाया जो आपको बताया और वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 2 की पावर 10 बाइट होगा। अब 2 की पावर 10 है, अब यहाँ पर देखो 1 बाइट बराबर आपका क्या था सर? 1 बाइट बराबर 2 की पावर 3 बिट्स था, मान सकती हैं आप, कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या होगा, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर टोटल 13 बिट्स हो जाएगा। यानी अगर एग्जाम में 1 केबी वाइट में तो आप लोग जानते हैं 2 की पावर 10 होता है,
वहीं अगर बिट्स की बात करोगे तो 2 की पावर 13 बिट्स होता है। क्यों? क्योंकि 10 तो है, व्हाइट को हटाओगे तो 3 और आ जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि व्हाइट बराबर ये 3 है हमारे पास, इसीलिए हमने 3 को ऐड किया 10 में। क्योंकि आधार बराबर होता है तो हमारी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 10 और 3 13 हो जाता है, इसीलिए हमने 13 लिखा। अगर हम आगे जाएं तो आगे जाने पर हमें 1 MB मिलता है, 1 MB। अब MB से छोटा क्या है सर? KB होता है। तो हमने वही किया, 1024 लगाया और KB लिखा। अब 1024 को आप 2 की पावर 10 KB लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट और संदेह नहीं है। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से एक चीज और देख लीजिए कि 2 की पावर 10 यहाँ पर लिखा मैंने, 2 की पावर 10 लिखा। अब केबी से छोटा क्या होता है सर? केबी से छोटा हमारे पास होता है एमबी के, सॉरी केबी से केबी। अब केबी के लिए मैं 2 की पावर 10 लगा सकता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 10 लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 10, अब यहाँ पर मैंने 13 डायरेक्ट लिख दिया, बट आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, इस स्टेप में जाइए। देखो 2 की पावर 10 तो एक रहा, ये तो मैंने यहाँ पर जैसा था वैसा ही लिख लिया। अब इस केबी को, अगर मैं केबी को ध्यान से देखूं तो केबी बराबर क्या होता है सर? 2 की पावर 10 वाइट्स होता है, तो मैंने वही लिखा है, 2 की पावर 10 लगाया, वाइट लिख लिया, केबी बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको और जाएंगे आगे तो यहाँ पर हमें और मिल जाएगा, जैसे 2 की पावर 10 ये रहेगा कॉमन, और 2 की पावर 10 ये भी कॉमन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन व्हाइट बराबर हम और जानते हैं, जैसे हम इस व्हाइट को अगर डिफाइन करें तो व्हाइट बराबर क्या होता है सर? 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 बिट्स होता है। तो यहाँ से 2 की पावर 23 बिट्स हो जाएगा अगर बिट्स में पूछा जाए तो। ठीक है, अगर व्हाइट में पूछा जाए तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 ये तो व्हाइट में हो जाएगा। तो किसी में कन्वर्जन पूछा जाए आराम से बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपका 13 लिख दिया, कुछ लोगों को शायद ये 2 की पावर 13 समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने ये तरीका आपको समझाया कि आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, फिर आपको समझ में आएगा। बाकी प्रैक्टिकल बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगर हम जीबी की बात करें तो जीबी से छोटा एमबी होता है, तो 2 की पावर मैंने 10 MB लिखा। अब यहाँ पर 2 की पावर 10 MB लिखा। अब MB से छोटा क्या होता है सर? MB से छोटा होता है KB। तो इस MB को हटा के मैं 2 की पावर 10 KB लिख सकता हूँ। आप देखिए ना, इस MB को हटाया मैंने और ये 2 की पावर 10 KB लगा दिया। क्यों? क्योंकि 1 MB बराबर हमने यही पढ़ रखा है, याद है? आप याद मत करिए, किसी भी चीज को याद करोगे तो भूलोगे। याद नहीं करना, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को पकड़ के चलना है तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर केबी लिखा है, हमें केबी में नीचे और नीचे जाना है। चलिए तो कैसे जाएंगे? यानी 2 की पावर 10 ये रहेगा, ठीक है ना, ये 2 की पावर 10 ये रहेगा। अब केबी की अगर हम बात करें तो केबी से छोटा वाइट होता है, तो ये एक 2 की पावर 10 हमारा केबी लेके आएगा जो कि वाइट में कन्वर्ट होगा। अब इस वाइट को भी हम रिमूव कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वाइट बराबर हमने 2 की पावर 3 पढ़ रखा है, तो टोटल क्या हो जाएगा सर? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? 2 की पावर 33 आंसर हो जाएगा अगर बिट्स में पूछा जाए तो। ये कन्वर्जन कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम चलते हैं, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में कोई मेमोरी यूनिट दे देते हैं, उसका कन्वर्जन पूछ लेते हैं। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर काफी लोगों को ये समझ में नहीं आए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, आप एक बार स्टेप बाय स्टेप करना, और जो चीजें अभी बता रहा हूं मैं उनको फॉलो करना। बस आपको छोटा बड़ा पता है ना, उसी से काम हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन समझिए। रीजन समझने पर आपको ये चीज अच्छे से समझ, जब तक आप रीजन नहीं समझेंगे तब तक आपको मुश्किल होगा। अब मैं एक टीवी बराबर लिखता हूँ, देखो मैंने लिखा 1 टीवी, मैंने लिखा 1 टीवी। अब टीवी, देखो अगर टीवी का पूछा जाए कि कितने जीबी होता है तो टीवी से छोटा क्या होता है सर? जीबी। तो 1024 आता है, सबको पता है कि 1024 लिखो और छोटा आने पर जीबी लिखो। तो अगर 1 टीबी का जीबी में पूछा जाए तो आप बता दोगे सर 2 की पावर 10 जीबी होता है। वहीं अगर
जीबी को पूछा जाए कि 1 टीबी बराबर कितने एमबी होता है, तो कैसे बताओगे? तो अभी तो हमारा जीबी निकला, हमें एमबी तक जाना होगा। समझ में आया मैं ये कन्वर्जन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर 1 टीबी बराबर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 1 टीबी बराबर क्वेश्चन मार्क हमारा कितने केवी होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इन स्टेप को फॉलो करना होगा। जब तक हमें केवी नहीं मिलेगा तब तक हम करते चले जाएंगे, तब तक हम करते चले जाएंगे। ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है? चलिए अब क्या करना है, देखो अब जीबी आ गया है, हमें चाहिए केवी, हमें क्या चाहिए केवी। अभी जीबी को हटाना है तो 2 की पावर 10 तो रहेगा। अब जीबी से छोटा क्या होता है सर? एमबी होता है। तो ये जीबी भी 2 की पावर 10 लेके आएगा और एमबी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी हम जो यूनिट चाह रहे हैं वो यूनिट नहीं मिली है, तो इस एमबी को हटाएंगे तो क्या मिलेगा सर? एमबी से छोटा होता है केबी, यानी 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। अब इस एमबी को हटाएंगे तो 2 की पावर 10 आएगा और एक केबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें यही चाहिए। तो आंसर में क्या होगा सर? 2 की पावर 30 केबी हो जाएगा। और केबी में पूछा, लेकिन ये यूनिट किसी में भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर मैं बाइट में पूछा जाए तो एक 2 की पावर 10 और आ जाएगा, अगर बिट्स में पूछा जाए तो और आ जाएगा। यानी अगर बाइट में बोले तो अभी हमारा केबी पहुंचा है, केबी से छोटा बाइट होता है तो और कन्वर्ट करो कैसे, यानी 2 की पावर 10 ये कॉमन रहेगा, ये भी 2 की पावर 10 आएगा, ये भी 2 की पावर 10 आएगा। ठीक है ना? अब इस केवी को हटाएंगे तो केवी से छोटा क्या होता है सर? वाइट होता है, तो 2 की पावर 10 वाइट आ जाएगा। अब वाइट अगर पूछा जाए तो वाइट में 2 की पावर 40 वाइट हो जाएगा ये, अगर 1 टीबी पूछा जाता है तो। ठीक है, साथ ही साथ में अगर और बॉटम में जाओगे तो 2 की पावर 10 ये रहेगा। ठीक है ना? मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। आप 40 भी लिख सकते हैं लेकिन मैं वही लिख रहा हूँ। अब यहाँ तक लिखा, अब इस वाइट को हटाना है तो वाइट हटाने के लिए हमें 2 की पावर 3 आएगा, क्या आएगा? जो कि बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर बिट्स में पूछा जाए तो 2 की पावर 43 बिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 43 बिट्स हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 43 बिट्स हो जाएगा। अब एक और प्रकार, अच्छे प्रकार से क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सपोज दैट आपको पूछा गया कि 64 जीबी बराबर कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा, तो आप करिएगा, तो करो। तो पहले तो 64 को साइड में रखो, क्योंकि हमें अगर 1 जीबी निकालना है, 1 जीबी निकालना है और 64 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 64 आ जाएगा। अब 1 जीबी निकालो पहले, 64 को साइड में रखो। अच्छा 64 2 की पावर में कितना होता है सर? 2 की पावर 6 होता है, को पकड़ के रखो। चलिए, अब 1 जीबी, जीबी से छोटा क्या होता है सर? एमबी होता है, तो 2 की पावर 10 आएगा, एमबी आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें वाइट चाहिए। जब तक वाइट नहीं आए तब तक चलते जाओ। ठीक है, तो 2 की पावर 10 आया, 10 के बाद इस एमबी को हटाओ, तो एमबी से क्या होता है? एमबी से छोटा केबी होता है, तो एमबी के बाद केबी आएगा। एमबी के बाद क्या आएगा? केबी, क्योंकि यही तो सीक्वेंस है, एमबी से छोटा केबी, केबी से छोटा बाइट। अभी केबी आया, हमें क्या चाहिए? बाइट। और जाओ नीचे, तो 2 की पावर 10 आएगा और 2 की पावर 10 आएगा। ठीक है ना? अब इस केबी को हटाओगे तो हमें 2 की पावर 10 एक और मिल जाएगा और बाइट में हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें मेमोरी यूनिट बाइट में चाहिए और हमारा मेमोरी यूनिट बाइट में आ गया, तो यानी कन्वर्ट काम हो गया। तो 2 की पावर ये 30 बाइट हो जाएगा। कितना? 1 जीबी बराबर, 1 जीबी बराबर हो गया ये, 1 जीबी बराबर। लेकिन हमें 1 जीबी बराबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 64 जीबी बराबर चाहिए। तो 1 जीबी बराबर अगर ये है तो 64 कितना था सर? 2 की पावर 6 जीबी बराबर निकालना। इसका मतलब है कि 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 30 के साथ, तो क्या हो जाएगा सर? 2 की पावर 36 वाइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 36 लिखा है उनका सही है, बाकी आप लोग चेक करेंगे। समझ में आया? तो पहले 1 को उठाइए, जो चीज आप जानते हो उसको पकड़िए, उसके बाद आप उसे निकालिए जिसे आप निकालना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द केस में कॉमन बेस पर ही ये 2 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप करिएगा, फिर मैं आपको चीजें डिफाइन करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 एमबी बराबर, 1 एमबी बराबर, सॉरी 1 एमबी, 1 एमबी से काम नहीं चलेगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर 32 एमबी बराबर कितने बिट्स होते हैं, ये बता दो।
कितने बिट्स होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे सभी लोगों से। कर लेंगे ना? पहले एमबी निकालो ना, पहले क्या निकालोगे? एमबी। कैसे? देखो एमबी लिखो, 1 एमबी बराबर, एमबी से छोटा क्या था सर? केबी। तो 2 की पावर 10 केबी लिख सकते हैं, कोई इश्यू परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर परेशानी नहीं होनी, क्योंकि एमबी से छोटा होता है केबी, जो पता है ना पहले उसके साथ जाओ, ठीक है? हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है? चलो आगे जाओ। अब 2 की पावर 10 तो आ गया, अब केबी से काम नहीं चलेगा क्योंकि बिट्स तक जाना है। तो केबी को हटाने के बाद केबी से छोटा क्या होता है सर? वाइट होता है। तो 2 की पावर 10 एक और आएगा और यहाँ पर वाइट हो जाएगा, ठीक है? अब वाइट से काम चलेगा नहीं, ये वाइट भी हटेगा तो 2 की पावर 10 ये रहेगा, 2 की पावर 10 ये भी रहेगा। अब इस वाइट को हटाएंगे तो 2 की पावर 3 लेके आता है, क्या लेके आता है? 3 लेके आता है। तो टोटल कितना होगा सर? 2 की पावर 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 23 बिट्स हो जाएगा। ये 1 एमबी बराबर क्या 1 एमबी बराबर निकला है। हमें कितना चाहिए? हमें 32 चाहिए। तो 32 को अगर 2 की पावर में लिखोगे कितना होगा सर? 2 की पावर 5 होता है। तो 2 की पावर 5 एमबी बराबर कितना होगा सर? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 23 बिट्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आंसर निकालोगे तो 2 की पावर 28 होगा, क्या होगा? 28 हो जाएगा, ठीक है ना? यस, जिन लोगों ने 28 लिखा है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है? समझ में आ गया? अब एक चीज बता दीजिए, इतना आ गया है और ये बहुत रेयर केस है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? चलो, अब मैं एक चीज आपको और समराइज कर देता हूँ, बस फिर एंड कर लेंगे। अब देखो 1 एमबी बराबर, 1 एमबी बराबर हमने क्या पढ़ा था? 1 एमबी बराबर 1 एमबी बराबर अगर हम देखें तो 10 की पावर 6 हो जाता है, 10 की पावर 6 वाइट हो जाता है। क्यों? अभी समझाऊंगा। और 1 जीबी बराबर की अगर मैं बात करूं तो 10 की पावर 9 वाइट्स हो जाता है। और अगर मैं 1 टीबी की बात करूं तो 1 टीबी बराबर 10 की पावर 12 हो जाता है। इसे मैं समझाऊंगा, लेकिन आप अपनी नोटबुक में ये जरूर लिखिएगा। अब इन्हें ही हम, जैसे 1 एमबी को हम 1 मिलियन कहते हैं और 1 जीबी को हम 1 बिलियन कहते हैं और 1 टीबी को हम 1 ट्रिलियन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 एमबी बराबर 10 की पावर 6 कैसे हुआ? इस चीज को मैं समझा देता हूं। देखो, अगर मैं 1 एमबी की बात करूं, 1 एमबी बराबर क्या होता है सर? 1024 एमबी से छोटा क्या होता है? केबी होता है। अब इस 1000 को मैं 1024 को 1000 लिख सकता हूं तो 10 की पावर 3 केबी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब इस केबी, अब ये केबी बराबर क्या होता है सर? 1024 वाइट होता है, यानी 10 की पावर 3 तो ये रहेगा और 10 की पावर 3 एक और लेके आएगा जो कि वाइट में हो जाता है। तो टोटल कितना होगा सर? 10 की पावर 6 हो जाएगा। मैंने वही लिख रखा है। ये पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। 1 मिलियन पूछा जाए तो एक एमबी होता है, 1 ट्रिलियन पूछा जाए तो 1 टीबी होता है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया? चलिए, अगर इतना आ गया तो मेमोरी यूनिट का जो कन्वर्जन है और मेमोरी यूनिट दोनों समाप्त हो गए हैं। अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए। फिर कुछ टर्म है, 4 से 5 टर्म है, उनको और देख लेते हैं, सेशन को समाप्त कर लेते हैं। पहले इतना कंफर्म कर दो कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, डाउट है किसी को कोई कन्वर्जन में तो कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, किसी को कोई डाउट है तो। अगर फिर भी रह जाए तो नंबर मेरा आप सभी के पास है,
मुझे नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है? नंबर पे मैसेज कर देना और कुछ भी अगर नहीं आया तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये टेबल आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। विट, निवल, वाइट, क्लोवाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, ऐसे याद रखना है आपको। लिखा है वर्ड का साइज। वर्ड के साइज के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं 8 बिट्स, 16, 32 और 64 बिट होती है। याद रखना, जब वर्ड साइज की हम बात करते हैं, जैसे हम अगर वर्ड का साइज अगर मेजर करना चाहते हैं तो या तो 8 बिट से होगा, 16 बिट से होगा। अब 8 बिट्स का मतलब क्या है सर? 8 बिट का मतलब है कि 1 बाइट, 16 का मतलब सर 2, 32 या 64। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से इनवैलिड वर्ड साइज कौन सा है। तो 2 की पावर में जो चीज है वो हमारी जाएंगी वर्ड की वैलिड साइज में, ठीक है? हाँ जी, अभी तक आ गया है? बहुत अच्छे, अभी तक आ गया तो पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब टर्म है। टर्म में क्या होता है कि टर्म हमेशा नहीं आते, लेकिन आते हैं तब परेशान करते हैं। तो अब हमारे सिंपल से टर्म रह गए। कुछ टर्म ऑलरेडी पढ़ के आए, कुछ नए हैं, ठीक है? मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, आप हिंदी मीडियम में लिखना। मैं अभी जो एक्सप्लेन करूंगा उससे। चलिए, पहला टर्म है हमारा मैग्नेटिक टैप। क्या है? मैग्नेटिक टैप। लिख लीजिएगा, वैसे मैंने कल भी ये टर्म लिखा था, फिर भी यहां पर देख लीजिएगा। अगर हम कंप्यूटर डेटा स्टोर करना चाहते हैं और डेटा का मेन काम, अगर हम डेटा को एज अ बैकअप यूज करना चाहते हैं, बैकअप स्टोर करना चाहते हैं, मैग्नेट टैब का सीधा संबंध बैकअप से है। और इसका जो कैपेसिटी होता है, लार्जेस्ट कैपेसिटी है, और 185 टीबी होता है। टीबी, टेरा वाइट, इसीलिए इसे हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज भी बोला जाता है मैग्नेटिक टैब को, हमारे जनरल या फिर पीसी कंप्यूटर्स में, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर। कल भी हमने समझा था इस दोनों पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट को, तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, ये टर्म आपको लिखना है। दूसरा टर्म है पंच कार्ड। देखो, पंच कार्ड भी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। इस पंच कार्ड को हम हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट थे हेल्थ, उन्होंने ही पंच कार्ड का डेवलप किया था, तो इसीलिए इसे पंच कार्ड को हेल्थ कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो पंच कार्ड मैंने इसीलिए बताया क्योंकि पंच कार्ड का यूज भी हम स्टोरेज के लिए करते हैं, मेमोरी से रिलेटेड है। तो काफी बार क्या होता है कि पंच कार्ड, हमारा साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ये आ जाते हैं ना, तो कार्ड के फॉर्म में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा अगर पंच कार्ड आज समझ जाना स्टोरेज का काम करेगा। क्या लिखोगे? स्टोरेज लिखना आगे। नेक्स्ट है रेड। रेड ये भी स्टोरेज है। रेड कभी पूछा जाए कि रेड क्या है, सर इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंस एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क होता है। डिस्क है तो स्टोरेज होगा, लेकिन इसका यूज हम करते हैं सर्वर में, यानी सर्वर में जिस डिस्क का यूज किया जाता है उसका नाम रेड, ठीक है ना? तो रेड जब भी बोला जाए तो ये मेमोरी है, यानी रिडंडेंस जो मेमोरी, रिडंडेंट जो टर्म है वो मेमोरी से रिलेटेड है। ये टर्म से ही हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बड़े परेशान करते हैं, तो टर्म का खेल रहता है, एलिमिनेशन में मदद करते हैं। अगला टर्म है ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या है? ऑक्सिलरी। आपको याद है कि ऑक्सिलरी को मैंने सेकेंडरी मेमोरी बोला था, तो ऑक्सिलरी को अलग से हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से पढ़े। जैसे हमने मैग्नेटिक टैब को पढ़ा था, मैग्नेट डिस्क को पढ़ा था, हार्ड डिस्क थी, फ्लॉपी डिस्क थी, ये हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी में आती है। सर ऑक्सिलरी मेमोरी की डेफिनेशन बोले तो इसका जो कॉस्ट है बहुत ही लॉस, मतलब कम होता है, हाई कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, स्लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज है, मतलब अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो काफी स्लो होता है। बाकी कैपेसिटी अच्छी खासी है, कॉस्ट भी अच्छी खासी, मतलब ज्यादा महंगी नहीं होती, ठीक है? अक्सर बाकी हार्ड, अगर आप
सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन जानते हो तो ऑक्सिलरी की डेफिनेशन की अलग से सेपरेटली जरूरत नहीं है, बट ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के साथ हमने रिलेट किया था। नेक्स्ट है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन यानी ऑफलाइन का मतलब क्या है, आगे डैश करके ऑफलाइन स्टोरेज के आगे लिखो डिसकनेक्टेड या फिर रिमूवेबल। यानी क्या मतलब है, ऐसी मेमोरी जिसको हम बाद में निकाल सकते हैं, वो होती हमारी ऑफलाइन। जैसे पेन ड्राइव है, हमारा मेमोरी कार्ड है, एसएसडी कार्ड है, बाकी इवन हार्ड डिस्क और एसएसडी को भी हम एक्सटर्नल मेमोरी की तरह यूज करते हैं। लेकिन ऑफलाइन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव को कनेक्ट करो, बाद में निकाल लो तो ऑफलाइन हो जाएगी, जिसे डिसकनेक्टेड और रिमूवल के नाम से भी हम जानते हैं। बहुत आसान है, बस नाम से डेफिनेशन नजर आ रही है। अब यहाँ से कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि हमारे मेमोरी से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है CAM। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। पहली बात तो फुल फॉर्म जरूरी है, हर सेप्ट में नहीं आएगा, इसीलिए आपको लिखना है। क्या लिखोगे? CAM, ब्रैकेट में लिखना कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। अभी आप नहीं लिख पा रहे तो बाद में लिख लेना, क्लास के बाद में इन सारे पॉइंट को नोट डाउन जरूर करना, ठीक है? नोट करना। आगे क्या लिखोगे? इसका यूज। इसका यूज क्या है? अगर मैं यूज की बात करूं तो यूज में हमारे कॉमन बेस पे निकलेगा कि अगर हम फास्ट, कैसे बोले, यानी हाई स्पीड सर्चिंग की आवश्यकता वाले एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी वो एप्लीकेशन जिसमें हाई स्पीड सर्चिंग की जरूरत है, वहां पर जिस मेमोरी का यूज होगा वो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होगा, जिसे हम CAM के नाम से जानते हैं। यानी हाई स्पीड सर्चिंग की जिन एप्लीकेशन में जरूरत होती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना? यानी हाई स्पीड सर्चिंग की बात आए वो भी एप्लीकेशन के अंदर, तब हम जाएंगे CAM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्लियर? आगे चलें तो आगे मिला हमें NVRAM, जिसे हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। रैम के टाइम में हमने पढ़ा था और इसको हमने सीधा नेटवर्किंग डिवाइस से रखा था, ठीक है? अगर हम इसको और डिफाइन करें तो लिख लीजिएगा फास्ट बूटिंग टाइम। यानी फास्ट बूटिंग टाइम में जिस मेमोरी का यूज किया जाता है डेटा या फिर कंटेंट को होल्ड करने के लिए, वो एनवी रैम होती है। एनवी रैम होती है जिसे नॉन वॉलेटाइल रैम बोला जाता है, मतलब ऐसी रैम जिसमें डेटा लाइट जाने पर भी रहता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी जिसे हम वीरैम के नाम से जानते हैं। वीरैम, अच्छा वीरैम से पहले फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश को तो आप जानते हैं, जिसे हमने फ्लैश का मतलब है कि RW, ऐसी मेमोरी जो RW पर काम करती है। RW का मतलब क्या है कि कभी भी डेटा रीड करो, कभी भी राइट करो। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा डबल EP रोम था, हमारे क्या कहते हैं पेन ड्राइव था, मेमोरी कार्ड था, ये सारे इसी फ्लैश मेमोरी में आते हैं। वीरैम की बात करें तो वीरैम वीरैम का यूज कब करते हैं? सब वीरैम कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में, कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में बफर का काम करती है। और वीरोम को हम वीडियो रैम के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में बफर का काम करे, उसे हम वीरैम के नाम से जानते हैं, वीडियो रैम। साथ ही साथ में इसे हम फ्रेम बफर का नाम भी देते हैं। क्या नाम? फ्रेम बफर। समझ में आया? ये जो बता रहा हूं ना मैं, उसको आपको लिखना है। क्या लिखोगे? यानी वीरैम, आगे लिखो कंप्यूटर, क्या लिखोगे? कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में बफर का काम करती है, और इसी को हम बफर, सॉरी फ्रेम बफर के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा है ऑल्सो कॉल्ड फ्रेम बफर, ठीक है? वीरैम मतलब वीडियो रैम। अब हमारे पास सिर्फ
4 टर्म बची हैं। 4 में पहली है एसजी और एसडी रैम, ये दोनों की दोनों रैम हमारी ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड होती है। किससे? ग्राफिक कार्ड से। पहला पॉइंट तो ये। अगर हम एसआईएमएम की बात करें या फिर डीआईएमएम की बात करें, मैंने कंप्यूटर सिस्टम इन दोनों टर्म को बताया था और मैंने बोला भी था कि इन्हें इन्हें हम आगे मेमोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमारी मेमोरी आ गई है। सबसे पहले तो इन सबकी फुल फॉर्म जरूरी है। क्या है? फुल फॉर्म जरूरी है। तो एसडी रैम की फुल फॉर्म जानते हैं? सर बिल्कुल जानते हैं। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वहीं एसडी रैम की फुल फॉर्म क्या है? का यूज क्या है? तो यूज की पहले मैं फुल फॉर्म के साथ साथ इनका मतलब डेफिनेशन समझा देता हूँ। जैसे एसजी रैम की बात करें, एसजी रैम, तो पहला एसजी और एसडी दोनों ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड है। ग्राफिक कार्ड की टाइप ऑफ मेमोरी में आती हैं, जो कि हमने कॉमन बेसिस पर एसडी रैम को पढ़ा भी था, जो कि डी रैम से फास्ट और एस रैम से स्लो होती है। उसे हम एसडी रैम के नाम से जानते हैं। जो डीडीआर है ना, वो इसी मेमोरी के अंदर रखा जाता है। बाकी एसजी की अगर मैं बात करूं, एसजी मेमोरी अगर मैं यूज की बात करूं, तो एसजी मेमोरी का यूज ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम यूज करते हैं। ग्राफिक कार्ड की अगर परफॉर्मेंस को हम इनहेंस करना चाहते हैं, तो वहां पर हम एस जी रैम का यूज करेंगे। तो क्या लिखोगे आप? एस जी रैम के आगे लिखना कि ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम एस जी रैम का यूज करते हैं। ठीक है ना? अगर हम एस डी रैम की बात करें, तो मेमोरी और ग्राफिक के बीच में या फिर सिंपल बात करें कि हमारी जो कंप्यूटर की जो घड़ी के अनुसार जो रैम काम करती है, उसे हम एस डी रैम का नाम देते हैं। एस डी रैम। क्लियर? अब बचे दो टर्म, एस आई एम एम और टी आई एम एम। एस आई देखो, एस फॉर सिंगल, डी फॉर डुअल, बस यही है। बाकी इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कॉमन है। इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कॉमन है। क्वालिटी क्या है? वैसे आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जरूरत मतलब ज्यादा डीप में मत जाओ। सिंपल आप ये समझो कि सिंगल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल होता है, वो 32 बिट का और 72 पिन होती हैं, और इसको इंस्टॉल इन पेयर, पेयर में इंस्टॉल किया जाता है। पेयर में यानी पेयर होती हैं, दो इंस्टॉल होती हैं। बाकी अगर हम डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल की बात करें, तो 64 बिट का होता है और पिन डबल होती है, यानी सिंगल से डबल होती। तो डबल है तो साइज भी डबल होगा, पिन भी डबल होंगी। और अगर हम स्टोरेज की बात करें या फिर इंस्टॉल करने की बात करें, तो एक समय में एक ही इंस्टॉल होता है। एक समय में एक ही। ठीक है? तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एक समय में दो इंस्टॉल होते हैं, यानी पेयर में इंस्टॉल होते हैं। साइज और पिन भी देख लेना, कभी कभी एग्जाम में फंसा देते हैं। 7 to 8 में क्वेश्चन आता है। हर बार नहीं आता, लेकिन जब आएगा तब परेशान करेगा। अगर हम मतलब DIMM की बात करें, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारा डबल डेटा रेट रैम। यानी सर ये SIMM या फिर DIMM का मतलब है, इनका संबंध हमारी रैम से होता है। यानी जब हम अपने मदरबोर्ड में रैम को इंस्टॉल कराते हैं, यानी अगर आप अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट्स का है, तो आपके सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल लगाना है, तो आपके दो लगेंगे। क्या लगेंगे? दो लगेंगे। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो सिस्टम है वो 64 बिट को सपोर्ट करता है, या फिर जो हमारा, तो वहां पर एक लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें ये जो सिंगल और डुअल है ना, ये रैम के स्लॉट से संबंध रखते हैं। रैम स्लॉट से। याद है कि भूल गए? उम्मीद करता हूँ भूले नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट वेट वेट।
सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं है, मैं एक मिनट में एक मिनट में बताता हूँ। ये देख ये पढ़े थे हमने, रैम स्लॉट पढ़ा था। रैम स्लॉट के टाइप दो होते हैं, SIMM स्लॉट और DIMM स्लॉट। देखो, जब SIMM चलता तो यहाँ पर दो एक साथ लगते हैं और ये सिंगल लगता है। ठीक है, चलिए पहचान क्या है, यानी ये जो पिन और पिन लिखी है ना, ये पिन का मतलब क्या है? अगर आप अपनी रैम को अच्छे से देखेंगे तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल वाली जो रैम होगी उसमें आपकी 72 पिन होती हैं, जबकि डुअल वाली में डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है। अब क्या करना है, मेमोरी और मेमोरी दोनों कंप्लीट हो गई, हमने एक टर्म से देख लिए। तो जैसे ही हमारा टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट होता है, अब हमारी बात होती है क्वेश्चंस की, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं। हर टॉपिक का एमसीक्यू और थ्योरी दोनों का मैं पीडीएफ आपको पहले से शेयर कर रखा है मैंने। अब मेमोरी कंप्लीट, तो मेमोरी के आपको क्वेश्चंस लगाने, ये वाले क्वेश्चंस वाला पीडीएफ आपको लगाना है। और इस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, पहले मैं टोटल क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 95 है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 95 है। तो क्या करना है, आपको अपना जो काला चिट्टा है उस फिगर में, जैसे हमारा मेमोरी, अगर आपने मेमोरी के दोनों टॉपिक ले लिए तो आप यस कर दीजिए, यानी आपका थ्योरी कंप्लीट है। अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के बाद आता है पीडीएफ क्वेश्चन, जो कि कितने हैं सर, 95 है। तो 95 आउट ऑफ कितने आए वो यहाँ पर आप लिख देना। उसके बाद आपके बैच में क्विज है, क्विज लगा लेना। अदरवाइज मैं लाइव टेस्ट भी कराऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करती हैं, उनके पास समय नहीं है, वो लोग क्विज नहीं लगा पा रहे, तो आप लाइव टेस्ट लगा लेना, उससे काम क्विज का रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आया? यानी हमने मेमोरी का टॉपिक पढ़ लिया, मेमोरी में दोनों टॉपिक में हमने मेमोरी का थ्योरी देख लिया। अब हमें इन क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन के बाद इस पीडीएफ को, जो मैंने आपको प्रिंट आउट के लिए बोला था, उसे फिल जरूर कर लेना। ठीक है, फिल आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई डाउट आया तो जरूर बताना। ये आप फिल करना, आपने पीडी का कर लिया, कंप्यूटर सिस्टम का, जिनका नहीं किया है वो लोग कर लेना। और यहाँ पर भी है, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी किया था, कल बताया भी था। तो ये पीडीएफ में आप जरूर लिखना, हर टॉपिक का लिखना। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो बता दो। और सुबह क्लास नहीं लूंगा कल, क्यों? क्योंकि अभी हमने टॉपिक किया है, उसके 95 क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी सुबह की, और सुबह आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मेमोरी का है, मेमोरी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको पता है कि पीडीएफ की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्री रिकॉर्डेड रहता है, तो वो आपको शेयर कर दिया जाता है। जी, हाँ जी। और जिनको कंफ्यूजन हुआ है, जैसे काफी लोगों को ये लगता है कि सर मैं वीरैम को भूल सकता हूँ, मैं एसजी रैम को भूल सकता हूँ, तो अपनी नोटबुक में नीचे स्टार करके लिखा कर उन टर्म को जिनको आप भूल जाते हैं। क्योंकि जब रिवीजन होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये चेक करना है कि जो हम टर्म भूलते हैं, जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है, उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी किसी का कोई डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर आप सभी के पास है। और मैं मिलूंगा फिर आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे।